हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और साथ में हमने ये भी देखा था सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसके लिए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी थी। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पहले भी पढ़ी है उसमें लॉज ऑफ मोशन में। तो आपने पढ़ा है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है, किसी भी सर्कुलर पाथ में चलेगी, तो उस वक्त क्या होता है, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट भी होगी तो तब भी क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है। वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? क्योंकि वेलोसिटी दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो मैग्नीट्यूड के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्पीड होता है। स्पीड तो कांस्टेंट है, तो लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज होती जाती है। तो बॉडी जो है वो हर वक्त एक स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको लग रही होती है, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में जाती है, हर पॉइंट के ऊपर अपनी डायरेक्शन को चेंज करती जाती है। तो इस तरह से बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में चलती है, यानी वेलोसिटी में चेंज आती है डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से। और जब वेलोसिटी में चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट होती है। तो इसकी एक्सेलरेशन जो होती है उसको हम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये रेडियस से सेंटर की ओर लगती है। और जहाँ पर एक्सेलरेशन लगती है वहाँ पर फोर्स होती है, और जो फोर्स लगती है किसी बॉडी को अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, उसको हम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बॉडी होती है वो सर्कुलर पाथ में तभी चल पाती है जब हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं किसी भी तरह से। ये वाली फोर्स जो होती है ये रेडियस से लगती है और लगती है सेंटर की ओर। तो इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बॉडी की हर वक्त डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। जैसे एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ी थी, मैं दोबारा से बता देता हूँ। वो ये है कि अगर हम एक पत्थर को धागे से बांधते हैं तो दूसरा एंड अपने हाथ में रखते हैं, तो अगर हम उसको घुमाएंगे तो घुमाने से क्या होता है, सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो क्या होता है कि हमारा हाथ जो होता है वो उस पत्थर को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो वो पत्थर जो है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। अगर हम किसी भी इंस्टेंट पर उस अपने हाथ से वो स्ट्रिंग जो है उसको रिलीज़ कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, तो हमें देखने में मिलेगा कि जो पत्थर है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि सर्कुलर पाथ में जाकर कहीं दूर गिर जाए। तो वो क्या करता है, हमेशा जैसे ही हमारे हाथ से छूटेगा तो पत्थर जहाँ पर भी पहुँचा होगा तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जाकर गिरेगा। तो वो जिस सर्कल के जिस पॉइंट पर पहुंचा था उस वक्त, तो उसके बिल्कुल टेंजेंट बनाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन में जाकर गिर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में जैसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी कहा गया है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है इन ए स्ट्रेट लाइन। तो उसकी स्ट्रेट लाइन में ही चलने की टेंडेंसी है। तो लेकिन हम अंदर की तरफ सेंटर की ओर उसको एक फोर्स लगाते हैं, उसी वजह से जो पत्थर है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। अब यहाँ पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ना क्यों ज़रूरी था? हमने क्यों यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कशन की? उसकी वजह यह है क्योंकि जो ग्रेविटेशन की फोर्स होती है तो वो भी बहुत केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। जिस तरह से अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ को सन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये जो फोर्स होती है तो ये सेंटर की ओर लगती है। तो ये जो सेंटर की ओर फोर्स लगती है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। उसी वजह से अर्थ जो है वो एक सर्कुलर पाथ में अराउंड द सन घूमती रहती है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द सन एंड अर्थ, दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन।
तो इसी तरह जो मून है, अगर वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है? बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ। तो इस तरह से जब भी कोई हेवनली बॉडी दूसरी हेवनली बॉडी के आसपास रिवॉल्व कर रही है तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है वो मिलती है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़। तो इस तरह से हमने ये देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक बॉडी को दूसरे के आसपास रिवॉल्व करने में मदद करती है। तो अब इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम देखते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो हम अगर देखें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ बनता है। इसमें सबसे पहली बात ये आती है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। तो पहले क्या होता था, हमें इस बात का पता नहीं चलता था कि हम अर्थ के साथ अटैच्ड क्यों रहते हैं, हम अर्थ के साथ जुड़े क्यों रहते हैं। तो ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें अर्थ के साथ बांध के रखती है, बाइंड करके रखती है। तो लेकिन जब न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया तो उसके बाद हमें ये पता चलना शुरू हो गया कि ये तो ग्रेविटेशन की फोर्स है, ये जो अर्थ हमें अपनी ओर खींच रही है उसकी वजह से ये हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के साथ बंधे हुए हैं। उसके बाद मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जैसा मैं अभी आपको बता के चुका हूँ कि मोशन अर्थ मून की अराउंड द अर्थ। तो जो मून है वो अर्थ के आसपास कैसे रिवॉल्व कर लेता है, तो उसके बारे में भी हमें तब पता चला जब हमें ग्रेविटेशन के लॉ के बारे में पता चला। तो इसी तरह मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, तो जितने प्लैनेट्स होते हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। क्यों रिवॉल्व करते हैं, उनको रिवॉल्व करने के लिए फोर्स कहाँ से मिलती है, उसके बारे में भी हमें पता चल गया। तो इसी तरह द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, तो जो समुंदर के बीच में टाइड्स आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, वो क्यों उठती हैं, वो इसी वजह से होता है कि जो मून या सन की जो अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो वो जब उनको समुंदर के पानी को अपनी ओर खींचती है तो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो ये सारी बातें हमें समझने में मदद तब मिली जब हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, जब हमने न्यूटन ने वो लॉ हमें दिया, उसके बाद हमें ये सारी बातें समझने में आसानी हो गई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इससे पहले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ने से पहले हमें ग्रेविटी के बारे में जानना पड़ेगा। तो ग्रेविटी क्या होती है कि जब दो बॉडीज़ आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन उनमें से अट्रैक्ट करने वाली एक बॉडी जो है वो अर्थ है, तो उस केस में हम ग्रेविटेशन को ग्रेविटी कह देते हैं। जैसे कि अगर कोई एक स्टोन है तो अर्थ उसको अपने सेंटर की ओर खींच रही है, तो उस वक़्त क्या होता है, हम कहते हैं कि ये ग्रेविटी है, इसको फोर्स लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह से हम वर्ड ग्रेविटी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो फोर्स होती है, ये अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस करना चाहें, अगर हम एक बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो अर्थ उसको फोर्स लगाती है, अर्थ उसको अपनी ओर खींचती है। तो जब खींचेगी, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी चीज़ को फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो जब किसी बॉडी को कुछ हाइट से छोड़ा जाएगा तो अर्थ उसको अपनी ओर फोर्स लगाएगी, तो जब उसको फोर्स लगती है तो वो बॉडी एक्सेलरेट होती है। तो जब वो एक्सेलरेट होती है, एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ये एक्सेलरेशन क्यों हुई, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ की अट्रैक्शन जो होती है, अर्थ जो अट्रैक्ट करती है बॉडीज़ को अपनी ओर, तो उसको हम ग्रेविटी कह देते हैं।
तो वो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो अर्थ चीज़ों को फोर्स लगाती है वो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कह देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको ये तो बात पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर जी वर्ड जो यूज़ किया जा रहा है वो किया जा रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से जो बॉडीज़ के बीच में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई बॉडी जब नॉर्मली एक्सेलरेट होती थी तो उसको हम कहते थे ए से रिप्रेजेंट करते थे उसकी एक्सेलरेशन को। तो लेकिन जब अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से बॉडीज़ एक्सेलरेट होती हैं तो जो एक्सेलरेशन होती है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एफ इजिकल टू एम ए लिखने के बदले हम लिखेंगे एफ इजिकल टू एम जी। ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर जो जी है, जी इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज द बॉडी मास ऑफ द बॉडी विच इज बीइंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्योंकि डिस्टेंस जो होगा ना, अगर हम अर्थ को कंसिडर कर लेंगे, सपोज कर लीजिए यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है। तो बॉडी अगर पड़ी हुई है, बॉडी इससे कुछ हाइट के ऊपर है, तब भी उसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना बनता है, लगभग जितना कि अर्थ का रेडियस होता है, जितना अर्थ का रेडियस होता है। अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है तब तो बिल्कुल बराबर अर्थ के रेडियस के बराबर होगा उसका डिस्टेंस। तो लेकिन अगर जो बॉडी है थोड़ी सी ऊंचाई पर भी है, अर्थ का रेडियस जो है वो हज़ारों किलोमीटर है, तो अगर कोई चीज़ 1 किलोमीटर भी अर्थ के सरफेस से ऊपर पड़ी होगी तो वो भी नेग्लिजिबल है। हज़ारों किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए जो डिस्टेंस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एफ इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम पहली इक्वेशन में देखें तो वो फोर्स थी बॉडी के बीच में और अर्थ के बीच में, और सेकंड इक्वेशन जो है वो भी फोर्स है बॉडी के बीच में जिसका मास स्मॉल एम के बराबर है, तो उसके बीच में और अर्थ के बीच में। अगर हम फर्स्ट और सेकंड में से देखेंगे, दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास बन जाता है एम जी इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाती है। इसमें m और m, स्मॉल m जो है वो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास g जो है तो वो जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बन जाती है। अगर हम इसको अर्थ के सरफेस के ऊपर कैलकुलेट करना चाहें तो जो कंक्लूजन 1 है इसमें हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, एक तो जी, कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू आप लोग जानते हो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जो कैपिटल एम है दैट इज़ द मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास जो होता है दैट इज़ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो जो रेडियस होता है अर्थ का दैट इज़ इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है। इट इज़ बेसिकली 6.4, इट इज़ नॉट 4.6 बट इट इज़ 6.4। तो 6.4 इसको करेक्ट कर लेते हैं, इट इज़ 6.4, रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो जी की वैल्यू भी पता है। अब हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले में हम सभी की वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। जी के बदले 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास के बदले 6 इंटू 10⁻24, और नीचे जो रेडियस है उसके बदले 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें,
इसको कैलकुलेट आसानी से किया जा सकता है। 10 की पावर का अलग से आप कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को जो बचेंगी उनको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके जो हमारे पास वैल्यू आती है जी कम्स इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू आ जाती है। तो ये तो एक बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात जो है, दूसरा कंक्लूजन ये है, द फार्मूला कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर प्लैनेट। यही फार्मूला आप किसी और प्लैनेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर 9.8 नहीं होगी वैल्यू। वहाँ पर अगर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट निकालनी है तो उसमें जी की वैल्यू तो वही रहेगी। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हर जगह पर वही रहती है। कैपिटल जी की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन एम पी मीन्स मास ऑफ द प्लैनेट एंड आर पी मीन्स रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो अब अलग अलग प्लैनेट्स जो हैं, जैसे जुपिटर है, जैसे मार्स है, कोई भी प्लैनेट है, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसी का हमें मास लेना है और उसी का हमें रेडियस लेना है। तो इस फार्मूले में अगर हम उसका मास, उसका रेडियस पुट करेंगे तो हम वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तीसरा कंक्लूजन जो है वो हमें ये बताता है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो अर्थ जो होता है ना, वो क्या करता है कि वो पोल्स पर इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेस आउट एट द इक्वेटर। तो सही माने में अर्थ की शेप जो होती है ना वो इस तरह की होती है, यहाँ पर जैसे दिखाया गया है। इसमें जो अर्थ की ऑर्बिट है अराउंड द सन, तो अर्थ इस तरह की ऑर्बिट, सॉरी, जो अर्थ की शेप है, सॉरी, अर्थ की जो शेप है वो इस तरह की है। तो अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ के पोल्स की तरफ, अर्थ के पोल्स की तरफ उसका रेडियस कम है और जो इक्वेटर है उसकी तरफ उसका रेडियस ज़्यादा है। तो हमने ये देखा था कि फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला बनता है जी के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए वो बनता है जी इज़ इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। मतलब अगर आर बड़ा होगा तो जी छोटा होगा। तो रेडियस बड़ा किसके कहाँ पर है, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे रेडियस बड़ा है तो जी की वैल्यू वहाँ पर कम होगी, वहाँ पर 9.8 नहीं होगी, वहाँ से थोड़ी सी कम होगी। तो अगर हम देखेंगे पोल्स के ऊपर, पोल्स का जो रेडियस है वो थोड़ा छोटा बनता है। अगर रेडियस छोटा होगा तो जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से जो जी की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑन द अर्थ। अगर इक्वेटर पर हैं तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम होगी, लेकिन पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से कंक्लूजन 4, इसमें यह है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m ऑन ए प्लैनेट is independent of the mass of the body itself. This means all the bodies shall fall at the same rate. इसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला है इसको ध्यान से देखो, इसमें बॉडी का मास कहीं आता ही नहीं है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, उसकी वैल्यू तो फिक्स रहती है। एम जो है मास है अर्थ का, वो भी फिक्स रहता है। तो जो रेडियस है अर्थ का वो भी फिक्स है। तो इसका मतलब ये है ये सारी चीज़ों की वैल्यू फिक्स है। तो ये इसमें बॉडी का मास आता ही नहीं कहीं पर। तो अगर एक भारी पत्थर को, एक बड़ा सा पत्थर है और एक छोटा सा पत्थर है, उन दोनों को अगर हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर या किसी टावर के ऊपर खड़े होके इकट्ठे छोड़ेंगे, बिल्कुल इकट्ठे छोड़ेंगे, तो दोनों बिल्कुल बराबर इकट्ठे ज़मीन पर आकर गिरेंगे। ये शुरू में लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन रही, कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि बड़ा पत्थर और छोटा पत्थर इकट्ठे आकर अर्थ के ऊपर गिरते हैं। वो लोग कहने लगे कि नहीं भाई, जो बड़ा होता है वो पहले गिरेगा और जो छोटा है वो बाद में गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फार्मूले में देखा कि जी का जो फार्मूला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला है, उसमें कहीं पर भी बॉडी का मास नहीं आता। कैपिटल एम जो है वो अर्थ का मास है। तो इस तरह से
जो दो बॉडीज़ अगर कुछ हाइट से गिराई जाएंगी तो वो इकट्ठे ही ग्राउंड पर पहुंचेंगी, अलग अलग नहीं पहुंचेंगी। और जो लास्ट कंक्लूजन है ये है, एज एच इंक्रीजेज इफ द बॉडी इज एट द हायर अल्टीट्यूड देन जी डिक्रीजेज, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ जी goes on decreasing as we move higher and higher altitudes। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से एक और चीज़ देखना कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे तो आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आर तो तब था जब हम अर्थ के सरफेस के ऊपर थे। अगर हम उससे कुछ ऊंचाई पर और ऊंचाई पर और ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा कि आर बढ़ने से जी की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि जी जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर हम हायर अल्टीट्यूड्स पर चले जाएंगे, जैसे कि क्या कहाँ पर, अगर कोई हिली एरियाज़ में बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे तो वहाँ पर हमें देखने में मिलेगा कि वहाँ पर जी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आर बढ़ जाने से, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ जाने से क्या होगा कि जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जितनी हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो जी की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल्स अंडर ग्रेविटी, तो किस तरह से पार्टिकल्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं। तो आज यहाँ तक ही करेंगे।